नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं कला संस्कृति का एक नया वीडियो और कला संस्कृति में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज मौर्योत्तर काल में वास्तुकला का विकास। दोस्तों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और क्रमिक रूप से किस प्रकार से वास्तुकला का विकास हुआ है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल में वास्तुकला का विकास। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मौर्योत्तर काल में वास्तुकला का विकास। इसमें आपके जो है मेन जो बातें हैं जिन पर हमारा फोकस रहेगा, एक तो गुफाओं का जो है निर्माण हुआ था मौर्योत्तर काल में। दूसरा आपका जो है स्तूपों का निर्माण हुआ था। हालांकि स्तूपों का जो निर्माण था वो मौर्य काल में भी चल रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया था, थोड़ा अंतर आ गया था। और एक मूर्ति कला का विकास। तो दोस्तों, मूर्ति कला का विकास जो है मौर्य काल में भी हो रहा था, लेकिन मौर्य काल से मौर्योत्तर काल में काफी परिवर्तन आ गया था, काफी डेवलपमेंट हो गया था, एकदम नई शैलियां विकसित हो गई थी। वो आपको देखनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज तो गुफाओं का निर्माण जो किया गया था मौर्योत्तर काल में, उसमें देखिए एक तो जो आपके मौर्य काल था उसमें केवल विहार बनाए गए थे। विहार का मतलब क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको रहने के लिए, निवास करने के लिए जो गुफाएं में निवास करते थे उनको विहार कहते थे। लेकिन जो मौर्योत्तर काल आया उसमें के नाम से फिर गुफाओं में निवास के स्थान विहारों के अलावा भी उन्होंने पूजा स्थली बनाना चालू कर दिया, जिनको चैत्य कहते हैं। तो चैत्यों का निर्माण मौर्योत्तर काल में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा आपकी मानव व पशु आकृति से अलंकृत जो गुफाएं थी उनको मानव व पशु आकृति से अलंकृत किया जाने लगा। इसके अलावा आप देखिए खुले प्रांगण और पत्थर रोड़ी की दीवारें खुले प्रांगण में भी बनाने लगे, खुले प्रांगण रखे जाने लगे, पत्थर रोड़ी की दीवारें रखी जाने लगी। और यहां पर ये उदाहरण महत्वपूर्ण है, कार्ले का, महाराष्ट्र के कार्ले का चैत्य हॉल और अजंता की गुफाएं, जिसमें 25 विहार और 4 चैत्य हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये अजंता की गुफाओं का निर्माण मौर्योत्तर काल से प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा आपके फिर आता है उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो आपके मौर्योत्तर काल में इनका विकास हुआ था। और ये उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो आपके भुवनेश्वर के निकट है। आपके जो आपका उड़ीसा है उसमें भुवनेश्वर शहर है, उसके निकट है। और ये पहली या दूसरी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। राजा खारवेल के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। मानव निर्मित और प्राकृतिक, यहाँ पर मानव के द्वारा निर्मित भी गुफाएं और प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाएं भी हैं। दोनों प्रकार की यहाँ पर गुफाएं मिली हैं। और उदयगिरी में कुल 18 गुफाएं हैं, जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इसके अलावा उदयगिरी में हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये प्रसिद्ध अभिलेख है। इस प्रसिद्ध ये अभिलेख जो है उदयगिरी की गुफाओं में मिला है और ये राजा खारवेल का है। और ये इसकी शुरुआत जो है वो जैन नमोकार मंत्र से हुई है। और सैन्य अभियानों पर राजा खारवेल जो था उसके सैन्य अभियानों पर इस पर प्रकाश पड़ता है। और उदयगिरी में 2 मंजिला रानी गुफा भी है, जिन पर सुंदर सुंदर मूर्तियां भी बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई थी आपकी गुफाओं की। स्तूपों की क्या स्थिति थी? स्तूपों की जहां तक बात है तो स्तूपों का जो निर्माण था मौर्य काल में प्रारंभ हो गया था। आपने पढ़ा था सांची का जो स्तूप है अशोक का। लेकिन मौर्योत्तर काल में जो स्तूप बन रहे थे वो उसी तरीके से बन रहे थे, लेकिन उसमें काफी सुधार आ गया। अब पत्थरों का प्रयोग ज्यादा होने लगा। और दूसरी बात, यहाँ पर अलंकरण बहुत अधिक बढ़ गया था। प्रवेश द्वारों पर तोरण द्वार बनने लगे थे। तोरण द्वार मौर्योत्तर काल में नहीं थे, मौर्य काल में नहीं थे, लेकिन मौर्योत्तर काल में तोरण द्वार बनने लगे थे और अलंकृत उनको किया जाने लगा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है। यहाँ पर लकड़ी और ईंट के स्थान पर प्रस्तर यानी पत्थर का प्रयोग होने लगा था। विशाल और अलंकृत होते थे वो स्तूप जो है वो काफी उनकी साइज बढ़ गई थी और इन पर तोरण द्वारों का प्रयोग होने लगा था। जटिल आकृति और पैटर्नों से इनको सजाया जाने लगा था। और मध्य प्रदेश में जो बरहूत का स्तूप है वो एक उदाहरण है मौर्योत्तर काल के वास्तुकला के स्तूपों के उदाहरणों में। और सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार था वो भी आपके मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। सांची का स्तूप तो मौर्य काल में बन गया था, लेकिन उसका जो तोरण द्वार था वो मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं मूर्ति कला की। तो आपको मालूम है मौर्य काल में मूर्ति कला के दौरान यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन वहां से मौर्योत्तर काल में काफी डेवलपमेंट हो गया था। मौर्योत्तर काल में काफी परिवर्तन हो गया था। 3 कला शैलियों का विकास हुआ मूर्ति कला संबंधित। एक तो आपकी गांधार शैली, दोस्तों ये आपके अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुई थी। फिर आपकी दूसरी आती है मथुरा शैली। दोस्तों ये नाम से स्पष्ट है कि मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में इसका विकास हुआ था। और अमरावती शैली, ये जो है कृष्णा और गोदावरी जो नदियां हैं उनके दक्षिण में जो है ये शैली का विकास हुआ था।
देखिए गांधार शैली पर पूरी तरह से यूनानी कला शैली का प्रभाव है। यूनान की जो हेलेनिस्टिक कला है उसका प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है, जबकि ये जो आपकी मथुरा शैली है और जो अमरावती शैली है दोनों स्वदेशी प्रभाव है इन पर, यानी देश का ही प्रभाव है, विदेशी कला शैली का कोई प्रभाव नहीं है। अगला देखिए, गांधार शैली में जो है नीले धूसर बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है और मथुरा शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, और जबकि अमरावती शैली में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको एक दूसरा अंतर समझ में आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो यूनानी शैली है से प्रभावित होने के कारण जो गांधार शैली है उसमें ग्रीक रोमन देवताओं का प्रभाव पड़ा है और उसका प्रभाव बौद्ध मूर्ति में पड़ा है, जबकि इसमें जो है इसमें केवल बौद्ध धर्म का प्रभाव है और इसमें भी बौद्ध धर्म का प्रभाव है। ये अंतर आपको समझना है, यानी धर्मों का क्या प्रभाव रहा है। तो गांधार शैली में ग्रीक रोमन देवताओं का प्रभाव पड़ा है, जबकि मथुरा शैली और जो आपकी अमरावती शैली है उनमें जो है स्थानीय जो धर्म है यानी तीनों धर्मों का प्रभाव था, जबकि मथुरा शैली में, जबकि अमरावती शैली में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। देखिए जो गांधार शैली का विकास हुआ था वो कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था, जबकि इनका भी विकास, मथुरा शैली का विकास भी कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ, और ये अमरावती शैली चूंकि दक्षिण में थी तो सातवाहन शासकों ने इनका संरक्षण किया था। और लास्ट और फाइनल बात कि इसका विकास कहां पर हुआ था, उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में, यानी पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में विशेषकर, जबकि मथुरा शैली का विकास जो है मथुरा, सोंक और कंकरी टीला क्षेत्र में हुआ था, जबकि अमरावती शैली का विकास कृष्णा गोदावरी जो नदियां हैं उनके निचली घाटियों में, और अमरावती और नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसके आसपास इनका विकास हुआ है। इस प्रकार से मौर्योत्तर काल में जो है थोड़ा सा परिवर्तन हमने देखा है कि आपकी जो गुफाएं थी, गुफाओं को मानव निर्मित और प्राकृतिक रूप से भी विकसित हुई थी और मानव रूप से भी, मानव के द्वारा ही बनाई गई थी। और गुफाओं में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं महत्वपूर्ण है। वहां पर उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं मिली हैं। उदयगिरी में हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है जो राजा खारवेल के द्वारा उल्लेखित किया गया था, जिसमें राजा खारवेल की सैन्य बहनों पर प्रकाश डाला गया है। और यहीं पर रानी गुम्फा अभिलेख भी है जो काफी प्रसिद्ध है। ये 2 मंजिला इमारत है और इसमें काफी सुंदर मूर्तियों का इस्तेमाल, सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। तो ये तो बात हुई आपकी स्थापत्य कला के उदाहरणों में जो आपके गुफाएं थी। इसके बाद आती है बात स्तूपों की। तो स्तूप पहले की तरह बनते आए थे, जैसे कि मौर्य काल में बनते थे वैसे ही बनते थे, लेकिन काफी अंतर आ गया। अब ये विशाल बनने लगे, अलंकृत दीवारों का प्रयोग होने लगा, तोरण द्वार बनने लगे। और जो आपका मध्य प्रदेश में बरूद का स्तूप है ये काफी अच्छा उदाहरण है, और सांची में तोरण द्वार भी मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। फिर बात आती है आपकी मूर्ति कला की। तो मूर्ति कला में गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। मथुरा शैली जो थी वो मथुरा के आसपास के क्षेत्र में, गांधार शैली जो थी वो आपके अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में, मथुरा शैली मथुरा के आसपास के क्षेत्र में, और जबकि अमरावती शैली जो थी वो आपके अमरावती और नागार्जुन कोंडा जिले हैं, और यहाँ कह सकते हैं कि आप जो कृष्णा और गोदावरी जो नदी हैं उसके दक्षिण में या उनकी घाटियों में ये जो है इसका विकास हुआ था। यहाँ तक मथुरा शैली का जो आपकी गांधार शैली है वो क्या नाम से यूनान से प्रभावित थी, जबकि आपकी मथुरा और अमरावती शैली भारत के जो कला शैली थी, भारतीय कला शैली थी, उसी से प्रभावित थी। जबकि आपकी जो गांधार कला शैली है वो क्या नाम से उसमें नीले बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जबकि आपकी मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, और जबकि अमरावती शैली में आपके सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। और इनमें जो आप कह सकते हैं कि गांधार कला जो शैली है उस पर यूनानी देवी देवताओं का प्रभाव पड़ा है, और बौद्ध रूप मूर्तियां भले ही मिली हैं लेकिन यूनानी देवी देवताओं का प्रभाव है। जबकि आपकी जो मथुरा कला शैली है उसमें तीनों धर्मों का प्रभाव है, जबकि आपकी अमरावती शैली में केवल बौद्ध धर्म का प्रभाव है। जहां तक संरक्षण की बात है तो आपके जो आपकी गांधार कला शैली है उसका संरक्षण कुषाण शासकों ने किया था। जो आपकी मथुरा कला शैली है उसका भी संरक्षण कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था, और जबकि आपकी अमरावती जो शैली है उसके जो संरक्षण का काम सातवाहन शासकों ने किया था। तो इस प्रकार से ये 3 डेवलपमेंट हम देखते हैं, गुफाओं के रूप में, स्तूप के रूप में और मूर्तियों की कला शैली के रूप में। तो दोस्तों ये थी बात मौर्योत्तर काल में वास्तुकला के विकास की। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।
हैव ए नाइस डे।